नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं इंदौर प्रेस क्लब के निवर्तमान अध्यक्ष और पीपल्स समाचार के स्थानीय संपादक प्रवीण खारीवाल जी। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है खारीवाल जी। जब से आप प्रेस क्लब में सक्रिय हुए, 2 बार आप महासचिव रहे हैं और 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, विवादों में घिरा रहा है प्रेस क्लब। प्रेस क्लब की बिल्डिंग बनाने की बात हो, जो आपने INS की तरफ से बनाने की बात की, वहां पर भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को नमस्कार कहूँगा। और प्रेस क्लब के विवादों से बातचीत शुरू हुई है तो निश्चित तौर पर इसमें मेरा कहना है कि जहाँ पे काम करेंगे विवाद वहीं पर जन्म लेंगे। इंदौर प्रेस क्लब का इतिहास गवाह है कि पहले वहाँ पे कोई गतिविधियाँ नहीं होती थी, कोई कार्यक्रम नहीं होते थे। जब से हमारी कार्य समिति कार्यकाल में आई है, कई सारे हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के काम किए हैं और प्रेस क्लब को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश करी है, जिसमें हम सफल भी हुए हैं। इंदौर प्रेस क्लब की जो बिल्डिंग है उसको लेकर समय समय पर विवाद उछलते रहते हैं। इस मामले में मैं बताना चाहूँगा कि आज से 6 साल पहले हमने इंदौर प्रेस क्लब में जो पुराना भवन था उसके एक हिस्से को हटाकर उसी जगह पर हमने एक बिल्डिंग का काम शुरू किया। और इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य हमने लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर नगर निगम, इनसे जो अनुदान लिया, जो धनराशि ली, उससे हमने बनाया है। और बनाने का काम भी एक बार लोक निर्माण विभाग की एजेंसी ने करा है और एक बार इंदौर विकास प्राधिकरण की एजेंसी ने किया है। तो कुल जमा मेरा कहना यह है कि शासकीय अनुदान से बिल्डिंग बनी है और शासकीय एजेंसियों ने ही इसका निर्माण कार्य करवाया है। मतलब शासकीय अनुदान है, बिल्डिंग बनाने वाली एजेंसी शासकीय है, जमीन नजूल की है, लेकिन प्रॉपर्टी आपकी है, लोग बोलते हैं। यही लोगों को यही गलतफहमी है कि प्रॉपर्टी इंदौर प्रेस क्लब की है। 1968 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा ने इंदौर प्रेस क्लब को जगह आवंटित की थी और 1970 में इसका विधिवत आवंटन गृह विभाग के माध्यम से हुआ था। और आज भी प्रॉपर्टी लोक निर्माण विभाग की है, पहले भी लोक निर्माण विभाग की ही प्रॉपर्टी थी। लेकिन कुछ लोग इसको इंदौर प्रेस क्लब की बताकर निराधार शिकायत करते हैं और फिर उसी पे जांच चलती है कि ये प्रॉपर्टी आपकी है क्या। विगत 3 वर्षों से लोकायुक्त में ये प्रकरण चल रहा था और कुछ माह पूर्व वहाँ पर ये स्थिति साफ हुई है जाके कि ये प्रॉपर्टी लोक निर्माण विभाग की है और इसमें जो निर्माण कार्य समय समय पर हुए हैं वो सांसद और ID और नगर निगम ने जो अनुदान दिया है उसी के माध्यम से हुए हैं। किसी भी संस्था ने प्रेस क्लब को पैसे नहीं दिए कि आप बना लीजिए, ठीक है, वो सरकारी पैसा आता है, उसका एक सिस्टम होता है, उसी के तहत निर्माण कार्य हुए हैं। और मुझे खुशी है कि हमने इंदौर में लगभग 35 कमरों का एक भवन तैयार करा है, जहाँ पे आज विभिन्न समाचार पत्रों के कार्यालय लग रहे हैं। जब भी चुनाव आते हैं प्रेस क्लब विवादों में घिर जाता है। लोग कहते हैं कि पान वाले, बीड़ी वाले, दारू वाले सब लोग उसके सदस्य बन जाते हैं, ऐसा क्यों? क्या सब ये सदस्य बन जाता है कोई? नहीं, ये बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि जब जब भी चुनाव आते हैं हमेशा ये आरोप हमारे ऊपर लगते हैं कि प्रेस क्लब, प्रेस बिरादरी को छोड़ के भी अन्य लोग इसके मेंबर बन गए हैं। मैं 3 साल पहले जब चुनाव हुए थे तो चुनाव के एन पहले हमारे विपक्षी साथियों ने ये मुद्दा उठाया था। मैं उस समय भी दावे के साथ सामने आया था और मैंने विपक्षी जो पैनल हैं उनके संयोजकों को पत्र लिख के और लिस्ट साथ में दी थी कि ये मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, या आप लिस्ट लीजिए, इसमें से यदि आप 5 लोग भी बता देंगे कि ये कोई चाय वाला है या कोई पान वाला है या कोई फलाना है, कोई ढिमकाना है, लेकिन मुझे खुशी है कि वो लोग उसको बात को साबित नहीं कर पाए। जब मैं अध्यक्ष बना उस समय, उसके तत्काल बाद मैंने इंदौर प्रेस क्लब के 3 पूर्व अध्यक्षों की एक समिति बनाई पहली साधारण सभा में और उनको एक काम सौंपा मैंने कि साहब हमारे ऊपर आरोप लगते हैं, चाहे तो आप इसकी स्क्रूटनी कर लीजिए। आप छानबीन समिति बनाई 3 लोगों की, लेकिन उन्होंने भी किसी सदस्य को गैर वाजिब नहीं पाया। तो ये मैं समझता हूँ कि अभी चुनाव होने जा रहे हैं 27 मई को, अभी हमारी मतदाता सूची लग गई है। क्या होता है कि हर 3 साल में हम लोग मेंबरशिप देते हैं और हर 2-3 साल में नए नए समाचार पत्र इंदौर में आते हैं, नए लोग उसमें जुड़ते हैं, नई पीढ़ी के लोग आते हैं, उनको सदस्यता देते हैं तो विपक्षी लोग घबरा के कि साहब वो तो उनने मनमाफी मेंबर बना लिए। इस समय मैं बताता हूँ कि हमारे पास 1100 आवेदन विगत 3 वर्षों में प्रेस क्लब के पास आए थे सदस्यता के लिए।
हमने इस बार उसमें से स्क्रूटनिंग करके 3 बार स्क्रूटनिंग करी और लगभग 350 लोगों को सदस्य बनाया, जो कई सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं लेकिन प्रेस क्लब के सदस्य बनने के लिए वो प्रतीक्षा में थे। अभी विधान में संशोधन आपने किया, क्या है वो? एक आम सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या संशोधन आपने किए, क्योंकि विधान में संशोधन की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि हर आदमी उसको समझ नहीं सकता। 6 साल पहले हमने प्रेस क्लब के विधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया था कि अध्यक्ष और महासचिव के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार 2 बार से ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, अर्थात जो 2 बार चुनाव लड़ लेगा उसे 1 बार गैप देना होगी, उसके बाद फिर लड़ सकता है। लेकिन इस बार जनवरी में जो एक साधारण सभा हुई, विशेष साधारण सभा, उसने इस प्रस्ताव को थोड़ा संशोधित कर दिया जी। प्रस्ताव ये लेके गए थे हम लोग कि अध्यक्ष और महासचिव की तरह बाकी पदों पर भी ये प्रतिबंध लगाया जाए। किसी अध्यक्ष और महासचिव पर प्रतिबंध क्यों रहे? उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य, कोषाध्यक्ष, इन पर भी ये प्रतिबंध है। लेकिन साधारण सभा ने ये हमको निर्देशित किया कि आप इस प्रतिबंध को वर्ष 2012 से प्रभावी कीजिए। कई लोगों को लग रहा था कि उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में है, उनको हटाने के लिए ये संशोधन लाया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे मूल भावना ये रही हमेशा से कि नए लोग आए, नई पीढ़ी के लोग आए, ऊर्जावान लोग आए, वो लोग प्रेस क्लब को संभालें और वरिष्ठ लोग साथ में मार्गदर्शन करें। अब ताज़ा स्थिति ये है कि ये जो संशोधन है 2 बार के कार्यकाल वाला, वो इस चुनाव से लागू होगा। अर्थात जो पदाधिकारी 2012 में जीतेगा, 2015 में जीतेगा, उसको 2018 के चुनाव में घर बैठना पड़ेगा, किसी पद पर नहीं लड़ पाएगा। मतलब 2 बार ही चुनाव लड़ सकते हैं लगातार 2 बार, 1 बार गैप देना पड़ेगी, क्योंकि ये माना गया है कि सचिव के पद पर लड़ा तो अगली बार वो महासचिव के पद पर लड़ सकता है। नहीं, किसी पद पर लड़े, लेकिन 2 बार के बाद तीसरी बार उन्हें 1 बार गैप देना होगी। और मैं समझता हूँ कि 3 साल का कार्यकाल है। यदि किसी को कुछ करने की ललक है या काम करने की चाहत है तो 6 साल पर्याप्त होते हैं, उसमें वो बहुत कुछ करके दिखा सकता है। इंदौर प्रेस क्लब इतने बड़े बड़े आयोजन करता है लेकिन अपने मेहमानों का पूरा सम्मान नहीं करता। अभी आपने एक बड़ा आयोजन किया, उसमें सांसद सज्जन सिंह वर्मा जी को आपने पीछे बिठाया, इतने बड़े नेता हैं कांग्रेस के। ऐसे ही श्रीमती मोहिनी माथुर को भी आपने पीछे की रो में जगह दी। तो इतने बड़े बड़े लोगों को आप बुला लेते हैं अपने कार्यक्रमों में और उन्हें सम्मान नहीं देते, ये क्या है? नहीं, ये सम्मान नहीं देने वाली तो बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये सही है कि जो स्वर्ण जयंती महोत्सव का आयोजन हुआ था 9 अप्रैल को रवि नाट्यगृह में, उसमें हमारे मुख्य अतिथि थे पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी। दोपहर में जब उनके सुरक्षाकर्मी और सुरक्षा दल ने स्थानीय प्रशासन के साथ वहाँ का मुकाम मुआयना किया रवि नाट्यगृह का, तो हमने जो सिटिंग करी थी पहली रो में 12 कुर्सियों की, उस पर उन्होंने ऐतराज उठाया कि सुरक्षा कारणों से हम इसको मंजूरी नहीं देंगे, आप इसे 2 रो में कीजिए। तो फिर हमें मजबूरन शाम को 2 रो में सिटिंग व्यवस्था करना पड़ी और फिर आगे की रो में आडवाणी जी, मुख्यमंत्री जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, इस तरह से 3 कैबिनेट मंत्री, इनको हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से आगे बिठाया। और अनिल माधव दवे वो भी सांसद थे, संजय सिंह जी वर्मा वो भी सांसद थे, मोहिनी माथुर जी हमारे प्रेस क्लब के इस कार्यक्रम के संयोजक, ये सब लोग, महापौर जी, ये सब लोग पीछे बैठे। हाँ, इसमें कहीं से किसी की हमारी अपमान करने की कोई मंशा नहीं रही थी। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हमने उनको ससम्मान। प्रेस क्लब के सदस्य तो 1000 से ज्यादा हैं जी। जब भी कोई अच्छा आयोजन होता है तो उसमें 200 लोगों को आना मुश्किल हो जाता है। प्रेस से मिले कार्यक्रम में 10, 15, 20 पत्रकार भी नहीं आते, ऐसा क्यों? तो इसका मतलब है कि वैसे लोग सदस्य हैं जो सक्रिय नहीं है पत्रकारिता में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि यदि मुख्यमंत्री आते हैं, यदि कांग्रेस के बड़े नेता आते हैं या कोई फिल्म हस्ती आती है तो इंदौर प्रेस क्लब में के हॉल में पैर रखने की जगह नहीं होती है। हाँ। लेकिन यदि कोई वैज्ञानिक आता है, यदि कोई बुद्धिजीवी आता है, यदि कोई समाज सेवी आता है, हाँ। यदि कोई धर्मगुरु आता है तो उनके कार्यक्रम में निहायत ही कम संख्या रहती है। बिल्कुल हमारे लिए चिंता का विषय रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि सामने 200 सीट के हॉल में 25 लोग ही नजर आए हमें, और ऐसा कई बार होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये संपूर्ण पत्रकार जगत की चिंता है, प्रेस क्लब की अकेले की चिंता नहीं है। सबके पत्रकारों का स्तर ठीक ठाक है, क्योंकि कई बार ये होता है, अक्सर ये होता है, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो हमेशा जैसे कोई बड़ा मंत्री आता है या मुख्यमंत्री आते हैं उसके पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। जब बाइट लेने का मौका आता तो मंत्री के नेता के पीछे दिखते हैं। और कुछ लोगों के सवाल ले दे के वही होते हैं नगर निगम और आईडीए के। लोग मजाक में ये कहना पसंद करते हैं कि अगर ओबामा भी इंदौर आए तो लोग उससे पूछेंगे कि आईडीए की स्कीम नंबर 140 का क्या हुआ। ऐसी स्थिति क्यों हुई?
ये इसके लिए तो सर कोई प्रेस क्लब जिम्मेदार है नहीं, ये तो पत्रकारों के प्रशिक्षण में कमी के कारण ऐसा होता है। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं संपूर्ण प्रेस जगत जो है उसको इस मामले में चिंता करना चाहिए कि हमारे अतिथियों से क्या प्रश्न पूछना है, क्या नहीं पूछना है। पहले प्रेस क्लब की परंपरा रही थी कि वहाँ वरिष्ठ लोग आते थे तो उससे पहले वरिष्ठों के साथ बैठ के प्रश्न उत्तर पर मंथन होता था। अब आजकल ये हालत है कि एक नया लड़का पत्रकारिता में आता है और जिस दिन उसको परिचय पत्र कार्ड मिल जाता है वो अपने को अरुण शौरी और प्रभु चावला से कम नहीं समझता है। दिक्कत नहीं करते, बिल्कुल होमवर्क नहीं करते हैं। प्रेस क्लब में और माहौल क्यों नहीं है? इसके लिए मैं कहता हूँ सब कुछ है, बौद्धिक माहौल। प्रेस क्लब तो समय समय पर कार्यशाला करता है, वर्कशॉप करता है, उनसे समझाता है, बात करता है, लेकिन पीढ़ी में मैं समझता हूँ कि दोष आया। लेकिन अभी जो नई पीढ़ी आ रही है, जो शिक्षित होकर आ रही है, जो यूनिवर्सिटी से कोर्स करके आ रही है, मैं समझता हूँ कि ये लोग एक अच्छे लोग आ रहे हैं, शिक्षित लोग। प्रेस क्लब के महासचिव अन्ना दुरई ने बड़े गंभीर आरोप लगाए प्रेस क्लब की कार्यकारिणी पर और आप पर। आप क्या कहेंगे उसमें? आपने उनको निकाल दिया, प्रेस क्लब से बाहर कर दिया योजनाबद्ध तरीके से। देखिए, पिछले साल साधारण सभा की एक बैठक थी और उसमें अन्ना दुरई ने महासचिव रहते हुए कार्यकारिणी के विरुद्ध जाकर अपना आचरण किया था। इस मामले में प्रेस क्लब ने उनको नोटिस दिया था। नोटिस के बाद विधि पूर्वक उसका जवाब की प्रतीक्षा की थी और चूंकि मामला महासचिव पद से जुड़ा था इसलिए प्रेस क्लब के 3 पूर्व अध्यक्षों की एक समिति बनाई गई थी कि जो ये देख रही थी कि ये पूरी जो कार्रवाई हो रही है विधि सम्मत है कि नहीं। मुझे दुख है कि जिस दिन पूर्व अध्यक्षों की समिति ने अपनी रिपोर्ट दी उस दिन हमने श्री अन्ना दुरई जी को बुलाया था कि आप जो भी मामला हुआ है उस पर खेद व्यक्त करके आप वापस संस्था में आ जाएं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो नहीं आए। अभी 6 दिन पहले इंदौर प्रेस क्लब की सदस्यता सूची फाइनल हो रही थी, उस दिन भी हमने प्रबंध कारिणी समिति के साथियों ने उनको खबर करी कि जो हुआ है उसे छोड़िए, आप वापस आ जाइए, लेकिन वो उस दिन भी नहीं आए। उनकी रुचि शिकायत करने में और कानूनी कार्रवाई करने में है तो उन्होंने समय समय पर करी है। पिछले साल वो पंजीयक फंड सोसाइटी में गए थे, वहाँ उनका वाद निरस्त हुआ। अभी 9 अप्रैल को वो विधान संशोधन को लेकर उनकी सदस्यता समाप्त करने को लेकर हाईकोर्ट में गए, वहाँ जस्टिस माननीय लाहौटी साहब ने उनकी दोनों पिटीशन खारिज करी। ठीक है, हम उनकी समय समय पर जो शिकायत है उसका जवाब देते रहते हैं, लेकिन हमारा कोई पूर्वाग्रह नहीं। हमारा बस यही था कि आप प्रबंध कारिणी समिति में हो, आप उससे बंधे हो, आप उसके साथ मिलकर काम कीजिए। और आपको एतराज़ है तो पहले प्रेस क्लब की कार्यकारिणी में मुद्दा उठाइए, इसके बाद साधारण सभा में मुद्दा उठाइए, इसके बाद आप असहमत रहते हैं तो बाहर जाइए कोर्ट से। लेकिन उन्होंने न उनकी शिकायत को प्रबंध कारिणी समिति में उठाया, न साधारण सभा में लेके आए, वो डायरेक्ट कोर्ट में चले गए, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है जी प्रेस क्लब, क्या करेगा इसमें? हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि राजेंद्र माथुर और राहुल बारपुते के प्रेस क्लब को 50 साल हो गए हैं और स्वर्ण जयंती वर्ष में अभी हमने लाल कृष्ण आडवाणी जी को आमंत्रित करके एक समारोह किया था। और आने वाले दिनों में हम जून अंतिम सप्ताह या जुलाई प्रथम सप्ताह में भाषाई पत्रकारिता महोत्सव करने जा रहे हैं। और ये भाषाई पत्रकारिता महोत्सव इंदौर प्रेस क्लब की एक विशिष्ट पहचान है, जिसमें देश भर से प्रमुख संपादक आके मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन इस बार हमने इसको विस्तारित रूप दिया है। इस बार सार्क देशों के लगभग 30 से अधिक संपादक जो वहाँ के प्रमुख समाचार पत्रों के और चैनल्स के हैं वो लोग इंदौर आ रहे हैं और इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बार सार्क देशों के पत्रकारों को, संपादकों को बुलाने का उद्देश्य ये है कि देश दुनिया में पत्रकारिता को लेकर क्या चल रहा है इस पर हम लोग बात कर सकें। और राष्ट्रपति जी बिल्कुल, राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी ने इस समारोह में आने की मंजूरी प्रदान की है और 8 तारीख को ये तय हो जाएगा कि क्या तिथि है। इस सम्मेलन का विषय हमने रखा है जन आंदोलन में मीडिया की भूमिका। इस समय दुनिया के अधिकांश देश में जन आंदोलन चल रहे हैं, जिस तरह भारत में भी लगातार 2 वर्षों से जन आंदोलन चल रहे हैं, तो इसको लेकर मीडिया का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। इस पर हम लोग बात करेंगे। ये कार्यक्रम हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा, या जैसे सिंहली है, मलय है, सार्क देशों में तो बहुत सारे देश हैं, तो वहाँ की भाषाओं में भी बातचीत होगी? बिल्कुल, वहाँ की भाषाओं में बातचीत होगी। हम लोग अनुवादक 4-5 अनुवादक बड़े बुला रहे हैं जो समय समय पर उसको ट्रांसलेट करेंगे। और यदि अंग्रेजी में होगा तो हिंदी में करेंगे, दीगर भाषा में होगा तो भी उसको इंग्लिश और हिंदी में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो इस कार्यक्रम में उन भाषाओं के संपादक भी आएंगे या केवल अंग्रेजी के ही आएंगे? नहीं, अंग्रेजी श्रीलंका से आएंगे तो
वहाँ की स्थानीय भाषा के भी आएंगे? हमने ये कोशिश करी है कि हर देश से, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, वहाँ से इंग्लिश के तो कुछ लोग आ ही रहे हैं, लेकिन वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं के लोग भी आए, जो वहाँ के लीडिंग अखबार है उनके एडिटर्स भी आएंगे। इसीलिए हमने इस महोत्सव का नाम भाषाई पत्रकारिता महोत्सव रखा है। और भारत के भी अलग अलग प्रांतों से, हर प्रांत से हम 2 बड़े संपादक को इसमें बुलाते हैं। ठीक है। और आप फिर चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मेरे 2 कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में हो चुके हैं। हाँ। और मैंने लेकिन पिछली अभी बार आपने भी बताया कि संविधान संशोधन तो अब लागू होगा, उन 2012 जी हाँ, से लागू होगा। ये तय है। 2 बार आप और लड़ सकते हैं। रास्ते 6 साल तक खुले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारा जो समूह है उसमें हमने एक व्यवस्था बना रखी है कि संचालक मंडल एक हमारा जो महत्वपूर्ण फैसले पर निर्णय वही लेता है, और आने वाले दिनों में उसकी बैठक होने वाली है। उसमें जिससे भी प्रत्याशी बनाया जाएगा या काम सौंपा जाएगा वो निर्णय अंतिम होगा। आप राजनीति में भी जाएंगे? कहा जाता है कि आप कई नेताओं के, कांग्रेस के कई नेताओं के करीब हैं और कांग्रेस की राजनीति करेंगे। दूसरी तरफ ये बात भी कही जाती है कि इंदौर में जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय राजनीति करते हैं वैसी राजनीति आप प्रेस क्लब में करते हैं। कैलाश जी भोजन भंडारा करते हैं, आप भी भोजन भंडारा करते हैं। कैलाश जी आयोजन करते हैं तरह तरह के, आप भी तरह तरह के आयोजन करते हैं। तो आपकी कार्यशैली कैलाश जी से मिलती है, लेकिन आपकी विचारधारा कांग्रेस के समर्थन है। निश्चित तौर पर कैलाश जी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, उनसे तुलना करने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन प्रेस क्लब में हमने ये कोशिश करी है कि आपको भी याद होगा कि प्रेस क्लब का एक दौर वो था जब प्रेस क्लब सुबह 11:30-12 बजे बंद कर दिया जाता था और गिनती के लोग वहाँ पे जाया करते थे। आज बीते सालों में हमने प्रेस क्लब को एक पारिवारिक क्लब बनाया है और यहाँ हर किस्म के आयोजन किए हमने, सांस्कृतिक, राजनीतिक, और परिवार के लोगों को जोड़ा है। चाहे वो नवदुर्गा हो, मंदिर की पूजा हो, गरबे हो, कवि सम्मेलन हो, संगीत के कार्यक्रम हो, हमने पूरे न सिर्फ पत्रकार बल्कि उनके परिवार भी यहाँ पे आए, इस लायक माहौल बनाया है। तमाम शहरों में, मुंबई प्रेस क्लब में, जयपुर प्रेस क्लब में, लखनऊ प्रेस क्लब में, दिल्ली के प्रेस क्लब में बार वगैरह की सुविधा भी होती है। इंदौर प्रेस क्लब में बार की सुविधा देने की योजना है या नहीं? नहीं, बिल्कुल साहब, यहाँ पर समय कई बार ये मुद्दा उठा है, लेकिन इंदौर को मैं समझता हूँ कि अभी भी यहाँ पर संस्कार जिंदा है और बड़े और छोटे का अदब यहाँ पर इंदौर की पत्रकारिता में अभी भी है। इसलिए इस प्रस्ताव को हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं। अलबत्ता प्रेस क्लब में हमने ज़रूर माँ सरस्वती का एक मंदिर बनाया है जो ज्ञान की देवी है, ताकि वहाँ भविष्य में भी कभी बार ना बन पाए। यदि किसी को ड्रिंक करना है तो पूरे शहर में बहुत सारी जगह है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पर शराब के बहाने बेअदबी होगी, हम उसको रोकना चाहते हैं। प्रवीण जी, आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। न्यूज़ मेकर्स पे फिलहाल इतना ही।